इन द कंटिन्यूएशन ऑफ चैप्टर नंबर 5 आज हम टॉपिक ले रहे हैं फ्रिक्शन। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि फ्रिक्शन क्या होता है। तो फ्रिक्शन क्या है? इट इज़ अ फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन और अटेम्प्टेड मोशन, यानी कि ये वो फोर्स है जो डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट एक्ट करती है, या अगर मोशन स्टार्ट नहीं भी हुआ है और आप सिर्फ कोशिश करा रहे हो मोशन करने की तो भी फ्रिक्शन एक्ट करेगा। तो ये वो फोर्स है जो हमेशा ऑलवेज एक्ट करती है कहाँ? पैरेलल टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। तो इस सरफेस के कॉन्टैक्ट सरफेस के हमेशा पैरेलल एक्ट करेगी और अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगी। ऐसी फोर्स को हम बोलते हैं फ्रिक्शन। तो आपने नोटिस किया होगा व्हेन वन बॉडी स्लाइड्स ओवर द सरफेस ऑफ द अनदर बॉडी देन द फ्रिक्शन विल कम इन प्ले। और ये कहाँ एक्ट करता है? पैरेलल टू दी सरफेस। कितने टाइप का होता है फ्रिक्शन? अब टाइप्स की बात कर लें तो एक स्टैटिक फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है एंड काइनेटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक नाम से ही पता चल रहा है, स्टैटिक मीन्स तब तक जब तक कि बॉडी रेस्ट पर है। तो बिफोर वन बॉडी एक्चुअली स्टार्ट्स मूविंग ओवर द अनदर दैट फ्रिक्शन इज कॉल्ड एज योर स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी अभी मोशन शुरू नहीं हुआ, उससे पहले आप जो फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए कोशिश कर रहे हो तो उससे पहले ये जो फ्रिक्शन एक्ट करता है उसको कहते हैं हम स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन यानी जब एक बॉडी जस्ट स्टार्ट करती है, जस्ट बिगिन करती है टू मूव, तो अपना मोशन शुरू करती है, उस टाइम पे जो फ्रिक्शन लग रहा है उसको हम कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। अच्छा, ये फ्रिक्शन जो होता है ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन भी होता है। मैक्सिमम वैल्यू जो है स्टैटिक फ्रिक्शन की उसको हम लिमिटिंग, क्योंकि यहाँ तक बॉडी कोशिश में है कि बॉडी स्टार्ट करेगी अपना मोशन, लेकिन यहाँ बॉडी जस्ट स्टार्ट कर चुकी है, तो जब उसने जस्ट स्टार्ट किया वो लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया। अब काइनेटिक फ्रिक्शन क्या है? जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पर स्टेडीली मूव करना शुरू कर दे, वो मूव कर रही है और मोशन में पूरी तरह से प्रॉपरली आ चुकी है, तो उस फ्रिक्शन को हम कहते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो इसे समझने के लिए मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया है। एक तरफ हमने रखी अप्लाइड फोर्स, दिस एफ इज़ योर अप्लाइड फोर्स एंड दिस स्मॉल एफ इज़ योर फ्रिक्शन। और जब हमने ग्राफ शुरू किया यानी कि जीरो से हमने फोर्स अप्लाई करनी शुरू की, तो जीरो टू सम सर्टेन वैल्यू आपके पास एक फ्रिक्शन एक्ट किया और उसे हम कह रहे हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। जब ये वैल्यू मैक्सिमम हो गई तो हमने कहा कि ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, इसी को हम स्टैटिक फ्रिक्शन बोल रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम। अब जब मोशन स्टार्ट हो गया तो अब जो फ्रिक्शन एक्ट किया वो था काइनेटिक फ्रिक्शन। तो यानी हम ये कह रहे हैं कि जब तक बॉडी मोशन में नहीं है, ये एक बॉडी है, इस पर आपने एक फोर्स अप्लाई की, इस पर एक एक्शन एक्ट कर रहा है, आर इज इक्वल टू एम जी। रिएक्शन आपको अपोजिट डायरेक्शन में मिला, एम जी जो है नीचे एक्ट किया, आपने फोर्स अप्लाई की। जब तक बॉडी मोशन में नहीं आई है तो जो फ्रिक्शन इसको मिला यहाँ पर वो है स्टैटिक। मोशन में जस्ट आई है तो जो फ्रिक्शन मिला वो है लिमिटिंग, और जब ये मोशन में आ चुकी होगी कंप्लीटली तब जो फ्रिक्शन मिला वो मिला इसको काइनेटिक फ्रिक्शन। सो अब हम बात करते हैं लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होते हैं। ये काइनेटिक फ्रिक्शन आप सोच रहे होंगे कि काइनेटिक फ्रिक्शन कम क्यों है, तो इस पर मैं आऊँगी जब मैं कॉज ऑफ फ्रिक्शन समझाती हूँ कि काइनेटिक फ्रिक्शन कम क्यों होता है। चलिए तब तक हम ये लेते हैं लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है। तो बहुत ही क्लियर स्टेटमेंट्स हैं, 4 डिफरेंट लॉज आते हैं इसके। पहला तो ये डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट, यानी कि दो सरफेसेस जो हैं जो एक सरफेस दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहा है तो उनका नेचर कैसा है, कितनी रफनेस है उनके पास, कितने स्मूथ हैं, कितने रफ हैं, उनका कॉन्टैक्ट कैसा है, तो यानी उनके नेचर पर डिपेंड करेगा। तो पहला तो हो गया नेचर पे डिपेंड करता है। दूसरा इसकी स्टेटमेंट में ही इंक्लूड हो गया था कि इट ऑलवेज एक्ट पैरेलल टू द सरफेस एंड अपोजिट टू द मोशन, मोशन के अपोजिट है और सरफेस के पैरेलल है। थर्ड हम कहते हैं इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, ये एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के इंडिपेंडेंट है। इस पॉइंट को भी मैं यहाँ फिगर से एक्सप्लेन करूँगी, बट पहले हम दूसरा स्टेटमेंट ले लें कि फ्रिक्शन एक्चुअली किसके प्रोपोर्शनल होता है? नॉर्मल रिएक्शन के प्रोपोर्शनल होता है। तो इफ़ यू रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी सिंबल यू विल गेट अ कांस्टेंट, एंड ये कांस्टेंट कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, म्यू एल। अगर स्टैटिक है तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक होगा तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। राइट नाउ हमने स्टेटमेंट दी है तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू, क्योंकि लिमिटिंग की लॉज की बात हो रही है तो हम कहेंगे म्यू एल, दैट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, एंड दैट विल बी इक्वल टू म्यू एल इज इक्वल टू एफ बाय आर। एफ क्या है यहाँ पे? लिमिटिंग फ्रिक्शन है, और आर क्या है? नॉर्मल रिएक्शन है। तो हमें सिंपल पता चला कि फ्रिक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है? नॉर्मल रिएक्शन पे। तो अगर हम कॉन्टैक्ट एरिया वेरी करते हैं, अब मैं इस थर्ड पॉइंट को एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर हम कॉन्टैक्ट एरिया वेरी करते हैं, यानी पहले हमने फ्लैट रखा हुआ था तो प्रेशर कम एक्ट कर रहा होगा सरफेस पे, लेकिन वेट तो उतना ही था बॉडी का mg। अब हमने उसको इस तरीके से वर्टिकल पोजीशन पे रख दिया और अभी भी आपका वेट जो है mg ही है, यानी रिएक्शन नहीं बदला। इस केस में रखने से, ऐसे रखने से एरिया आपने बढ़ा दिया कॉन्टैक्ट का या कम कर दिया, उन दोनों ही केसेस में रिएक्शन नहीं बदल रहा है, और क्योंकि रिएक्शन नहीं बदल रहा है तो आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी, लिमिटिंग फ्रिक्शन भी नहीं बदलेगा, तो फ्रिक्शन भी
उतना ही रहेगा। तो ये इंडिपेंडेंट होता है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहीं पर लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। सारे बाकी के लॉज बिल्कुल सेम हैं, सिर्फ एक स्टेटमेंट हम यहाँ ऐड कर रहे हैं। काइनेटिक की बात हो रही है, दैट मीन्स वेलोसिटी की बात हो रही है, और ये कहा जा रहा है कि डज नॉट डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी प्रोवाइडेड द वेलोसिटी नीदर टू स्मॉल नॉर टू लार्ज। यानी अगर कोई बॉडी है और वो मोशन में है और उसका हम काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना चाहते हैं तो उसकी वेलोसिटी से फ्रिक्शन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फ्रिक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड कर रहा है। तो एफ के क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन इज प्रोपोर्शनल टू आर। प्रोपोर्शनलिटी हटाया, आपके पास कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आएगा, और ये कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या डिफाइन कर सकता है, ये डिफाइन कर रहा है फ्रिक्शन बाय रिएक्शन, यानी कि काइनेटिक फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय रिएक्शन डिफाइन कर रहा है। लेकिन इस पूरे इसमें इक्वेशन में कहीं पर भी वेलोसिटी नहीं आई, लेकिन ये इसके साथ भी एक कंडीशन इन्होंने लगाई है कि वेलोसिटी ना तो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही बहुत स्मॉल होनी चाहिए, तो तभी हम इसको काइनेटिक लॉज में इंक्लूड कर सकते हैं, लॉ ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन में इंक्लूड कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। नाउ द टू फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्रिक्शन, तो पहला तो यही है कि इर्रेगुलरिटी ऑफ द कॉन्टैक्ट सर्फेसेस, और अगर हम माइक्रोस्कोपिकली देखें तो जो प्रेशर एग्जर्ट हुआ कॉन्टैक्ट पॉइंट्स पे वो बहुत हाई हो जाता है, जिस वजह से कॉन्टैक्ट पॉइंट्स में इंट्रैक्टिव फोर्सेस या जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है, एक्ट करती है पार्टिकल्स के बीच में, वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। तो अब इसे हमें डायग्राम से समझाती हूँ, दोनों पॉइंट्स क्या एक्सप्लेन करते हैं इनको। इर्रेगुलरिटी ऑफ द सरफेस, तो मैंने यहाँ पे दो सरफेस मान लिए, ये सरफेस 1 है, ये सरफेस 2 है, और दोनों के पास इर्रेगुलरिटी थी और हमने कहा कि दोनों के जो माउंट्स थे वो एक दूसरे को के कांटेक्ट में है। तो यहाँ जितने भी दोनों में माउंट बन रहे थे वो कांटेक्ट में, लेकिन जब वो माउंट्स यहाँ पर आएंगे तो आपका जो अपेरेंट एरिया था कांटेक्ट का, वो तो लग रहा था कि ये पूरा का पूरा एरिया कांटेक्ट में है, लेकिन जब आपने माइक्रोस्कोपिकली देखा उसको तो आपको पता चला कि पूरा एरिया कांटेक्ट में नहीं है, सिर्फ जो माउंट्स हैं वो कांटेक्ट में है। अब जो माउंट्स हैं उनके ऊपर काफ़ी हाई प्रेशर एक्ट कर जाता है। यही दोनों बात बोली, एक तो इरेगुलरिटी है कॉन्टैक्ट सरफेस में, दूसरा प्रेशर जो है कॉन्टैक्ट पॉइंट्स पे। तो ये कॉन्टैक्ट पॉइंट्स हैं, इन सब पे प्रेशर एकदम बहुत हाई हो जाएगा, और इस वजह से यहाँ जो पार्टिकल्स हैं, इंटरमॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में जो फोर्सेस हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। तो अब जब आप इसे पुल करोगे किसी भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, सपोज आपने यहाँ पुल किया, इस तरफ पुल किया, तो पहले मोशन होने के लिए पहले इन कॉन्टैक्ट फोर्सेस को तोड़ना पड़ेगा। तो इनके बीच के जो बॉन्ड्स होंगे वो पहले ब्रेक होंगे और फिर उसके बाद ये आगे की तरफ मूव करेगी। तो जब मैंने कहा था आपको कि काइनेटिक फ्रिक्शन कम होता है और स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा या लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, उसका रीज़न यही है। जब हम लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं तो हमें पहले इतनी फोर्स लगानी पड़ी कि ये सारे कॉन्टैक्ट जो हैं या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो थी वो टूट जाएं, ब्रेक हो जाएं। लेकिन जब एक बार ये बॉन्ड्स टूट गए और अब काइनेटिक बॉडी जो है काइनेटिक मोशन में आ चुकी है, यानी कि वो उसका मोशन शुरू हो चुका है, तो अब हमें बार बार कोई बॉन्ड नहीं तोड़ने। अब क्या हो रहा है, अब तो आपको सिर्फ उसके मोशन को मेंटेन रखना है, यानी कि आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन जो है, लेस अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन चाहिए होगा जो बॉडी पर एक्ट कर रहा था। तो बॉडी पर अब लेस फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। इसी बात को हम सेकंड फिगर से भी समझ सकते हैं कि जब ये मोशन में आना शुरू हुए तो जो माउंट्स फर्स्ट बॉडी के थे वो सेकंड के जो डिप्रेशंस थे उनमें इंटरलॉक हो जाएंगे, यानी कि ये इसके माउंट्स इसके यहाँ पर डिप्रेशंस में लॉक हो गए, और उसकी वजह से जो बॉन्ड्स थे स्ट्रॉन्ग फोर्सेस और एक्ट करने, जितना आप इसे आगे की तरफ मोशन लेने की कोशिश करेंगे उतना ही, सपोज यहाँ तो मैंने मोशन इस तरफ दिखा दिया, तो इस तरफ ना दिखा के इस तरफ समझते हैं। तो यहाँ पार्टिकल ने और फोर्स लगाई, इस वाले पार्टिकल ने और फोर्स लगाई, इस वाले पार्टिकल ने और फोर्स लगाई, तो इनके बीच के जो इंटर फोर्सेज थे, अट्रैक्टिव फोर्सेज थे, वो और भी ज़्यादा फोर्सेज कौन सी एक्ट करेंगी, ये एडहेसिव फोर्स होती हैं, क्योंकि ये एडहेसिव होती हैं वो फोर्सेज जो दो अलग अलग मटीरियल्स के बीच में एक्ट करें। तो दोनों सरफेसेज सेम भी हो सकते हैं और सेम नहीं भी हो सकते हैं, बट हम ये कह रहे हैं कि दोनों अलग अलग थे, तो उनके बीच में एडहेसिव फोर्सेस एक्ट किए, और वो एडहेसिव फोर्सेस जैसे जैसे प्रेशर पॉइंट यहाँ पर बढ़ेगा इंटरलॉक्स की वजह से, उतना ही और भी ज़्यादा अपोजिंग फोर्स एक्ट करेगी। तो यहाँ पर आपको और ग्रेटर अमाउंट ऑफ अपोजिंग फोर्स आपको फेस करनी पड़ी, और यानी फ्रिक्शन बढ़ गया। तो दोनों कॉज हैं, यानी जो इस तरीके के माउंट्स और डिप्रेशंस बन रहे थे ये भी एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन देते हैं, और जो इंटरमॉलिक्यूलर लॉकिंग है जो इनके बीच में हो जाती है, जो पार्टिकल्स क्लोज कांटेक्ट में आ गए जिनके ऊपर हाई प्रेशर एक्ट कर रहा है, वो उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स आ गई, वो भी एक रीज़न है फ्रिक्शन क्रिएट करने के लिए। चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट
एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन का स्टेटमेंट देखें और फिर हम ये डायग्राम देखते हैं एंड देन विल ट्राई टू डेराइव आउट द रिलेशनशिप. The statement says the angle which resultant of limiting friction and normal reaction makes with normal reaction. तो अब इसको समझते हैं. The angle which resultant makes with the limiting friction and normal reaction. तो पहले तो हम resultant निकालें. किसका resultant था? हमें निकालना था limiting friction. Limiting friction एक्ट कर रहा है, बॉडी सपोज उधर मूव कर रही है तो limiting friction इधर एक्ट किया. Limiting friction और normal reaction का जो resultant बनेगा तो ये है resultant. ये रिजल्टेंट किसके किसके बीच में? लिमिटिंग फ्रिक्शन के बीच में. किसके किसके बीच में चाहिए था? लिमिटिंग फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन के बीच में हमें रिजल्टेंट चाहिए था. और ये रिजल्टेंट बनाता है एक एंगल विद नॉर्मल रिएक्शन. तो ये नॉर्मल रिएक्शन है. तो नॉर्मल रिएक्शन और रिजल्टेंट के बीच में जो एंगल बना उसे हम कह रहे हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फ़ा से. सो अगर आपको यहाँ पर अल्फ़ा को डिफाइन करना है तो हम लेते हैं इसका टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू निकालते हैं. Tangent alpha can be now tangent of alpha. तो tangent alpha is your perpendicular upon base. तो perpendicular this side is your FL. तो यहाँ पर हम limiting friction लिख देते हैं. ये साइड जो है perpendicular हो गई और ये हो गया आपका base. That is your normal reaction. But we know कि limiting friction F क्या होता है? F is equal to, इस रेशो को हम जनरली बोलते हैं म्यू आर. तो मैं यहीं पर लिख देती हूँ F is equal to म्यू आर लिमिटिंग फ्रिक्शन का रेसिस्टेंस एंड नॉर्मल रिएक्शन. सॉरी, एफ का रिलेशनशिप है म्यू एल इंटू आर. आर एंड आर विल बी कैंसल आउट एंड यू आर लेफ्ट विद टेंजेंट ऑफ अल्फा इज इक्वल टू म्यू एल. तो ये हमारा रिलेशनशिप आ गया कि लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम टेंजेंट ऑफ अल्फा यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन से कैसे रिलेट कर सकते हैं. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द एंगल ऑफ रिपोज. एंगल ऑफ रिपोज किसे कहते हैं? Now statement is this is the minimum angle that inclined plane makes with the horizontal when the body just begin to slide down. यानी हम ये कहें कि अगर हमने एक इंक्लाइन प्लेन लिया, उसका एक सर्टेन एंगल प्रोवाइड कर दिया, आपने फाई लिखा है यहाँ पे मैंने, और उसके ऊपर आपने कोई मास रखा हुआ था, कोई वेट रखा है, तो वेट उसका एक्ट करेगा डाउनवर्ड. तो mg एक्ट कर गया डाउनवर्ड इस बॉडी का, जो बॉडी आपने इंक्लाइन पे रखी थी. कहते हैं ये वो एंगल है जब बॉडी बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के अपने आप नीचे की तरफ स्लाइड करने लगे. कहाँ से? इंक्लाइन से. तो दिस इज़ दैट एंगल ऑफ इंक्लाइन जबकि बॉडी अपने आप नीचे की तरफ स्लाइड करना शुरू कर दे. तो यही लिखा है द मिनिमम एंगल दैट इंक्लाइंड प्लेन मेक्स विद हॉरिजॉन्टल. तो इंक्लाइन प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ बना रहा है व्हेन बॉडी जस्ट बिगिंस टू स्लाइड डाउन. तो जब बॉडी नीचे की तरफ आना शुरू करती है. तो अब हम रिलेशनशिप निकाल लेते हैं. अब यहाँ पर जो ये फाई है, यहाँ पर भी वही फाई ही होता है एंगल. तो ऐसा बहुत से बच्चों के कन्फ्यूजन में ये फाई और ये फाई इक्वल कैसे हो गया. तो मैं इसका ना एक छोटा सा डायग्राम आपको यहाँ अलग से बना देती हूँ सो दैट कि आपको क्लियर हो जाए. सपोज़ आपके पास ये सिचुएशन थी. इस सरफेस के ऊपर अगर मान लीजिए ये बिल्कुल नीचे आता, यानी कि इंक्लाइन ओपन कंडीशन में नहीं होता, इंक्लाइन जो है ज़ीरो एंगल बना रहा है, तो यानी ये सरफेस यहीं पर, दूसरा सरफेस भी यहीं पर होता. तो इस सरफेस के लिए नॉर्मल कहाँ बनना था? ऐसे स्ट्रेट, राइट. अब आपने इंक्लाइन को ओपन कर दिया विद सम एंगल थीटा. तो अब जो नया सरफेस हुआ, ओपन किया है, तो उसका जो नॉर्मल बना वो यहाँ बना होगा. लेट अस कॉल कि वो नॉर्मल यहाँ बन गया. तो जो नॉर्मल है वो सरफेस के साथ एंगल बना रहा है 90. ये वाला नॉर्मल है, ये अपने सरफेस के साथ एंगल बना रहा था 90. दोनों 90 हो गए. अब इस एंगल को हम कह देते हैं x. तो ये अगर x है तो ये भी x होना चाहिए, बिकॉज ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए. तो ये x तो ये भी x. तो अब इन तीनों का सम टोटल देखिए, 90 प्लस थीटा प्लस x इज इक्वल टू 180. सेम यहाँ पर भी इस सरफेस पर इस पूरे एंगल का सम भी तो 180 ही होना चाहिए. तो अगर एक 90 और x है तो लास्ट जो बचा वो कितना होगा? वो थीटा ही होगा. अगर ये थीटा है तो इसके अपोजिट साइड में यहाँ ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा. इसीलिए ये फाई और ये फाई इक्वल हो जाते हैं. हालांकि ये थ्योरम भी है और ये मैथमेटिकली हमने अब यहाँ पे बता भी दिया कि किस तरीके से थीटा थीटा इक्वल हो सकते हैं. रिपीट कर दें कि इन तीनों का सम टोटल यानी 90 प्लस थीटा प्लस एक्स शुड बी इक्वल टू 180. और यही तीनों एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे आपके इस ट्राइंगल के अंदर. तो इसके तीनों एंगल का सम टोटल और ये मिलकर 180 बनना चाहिए. और वो तभी वैलिड हो सकता है जब आपके पास अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो? थीटा ही हो, क्योंकि बाकी दोनों एंगल सेम है.
तीसरा एंगल भी सेम ही होना चाहिए, तीसरा पार्ट भी सेम होना चाहिए। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करके हम एंगल रिपोज का रिलेशनशिप निकालते हैं। तो चलिए एम जी ये था, अब एम जी के साथ एंगल बना फाई, तो एम जी को आप दो कॉम्पोनेंट में रिजॉल्व करें। एक बना आपके पास एम जी कॉस ऑफ फाई और इस तरफ एक कॉम्पोनेंट बन गया एम जी साइन ऑफ फाई। सो ये दो हमारे पास कंपोनेंट आ गए हैं, साइन फाई एंड कॉस ऑफ फाई। लेकिन हमें फ्रिक्शन पता है, फ्रिक्शन का जो रिलेशनशिप होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन का जो रिलेशनशिप होता है वो होता है F इज इक्वल टू म्यू आर। अब क्योंकि लिमिटिंग ले रहे हैं तो मैं एम एल ले लूँ या इसको एस भी कह सकते हो आप, एल ले लिया मैंने, म्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन। लेकिन रिएक्शन यहाँ पे मेरा किसके इक्वल आ गया, आर इज इक्वल टू एम जी कॉस फाई, क्योंकि एम जी नीचे की तरफ एक्ट करेगा, ये सॉरी एम जी कॉस फाई नीचे की तरफ एक्ट करेगा और रिएक्शन ऊपर। तो आपका रिएक्शन यहाँ पे क्या है, एम जी कॉस ऑफ फाई, हमारा रिलेशन आ गया। तो फ्रिक्शन क्या है यहाँ पे, ये जो बॉडी है नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रही है और इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन एक्ट कर रहा होगा, जिसको हम बोल रहे हैं स्टैटिक फ्रिक्शन बोल दो या लिमिटिंग फ्रिक्शन बोल दो। राइट नाउ आई एम जस्ट सेइंग इज एज एफ। तो फ्रिक्शन एक एक्ट कर रहा है, लेकिन वो फ्रिक्शन कम से कम एम जी साइन फाई के इक्वल हो चुका होगा तभी बॉडी नीचे स्लाइड करेगी। अदरवाइज अगर वो फ्रिक्शन स्ट्रॉन्गर होता तो बॉडी नीचे नहीं आती। तो कम से कम ये इक्वल है, तो यहाँ हम फ्रिक्शन की वैल्यू भी दिखा देते हैं। तो फ्रिक्शन इज इक्वल टू व्हाट, साइन ऑफ फाई के इक्वल हो गया। अब हम इनका और इसका रेशो ले लें, तो यानी हमारे पास जो पहले रेशो आता था, देखिए यहाँ पे हमने लिया है रेशो एफ बाय आर लिया, तो फ्रिक्शन बाय आर लिया, तो वही रेशो अब की बार भी हमें चाहिए। सो एफ बाय आर लेते हैं, तो एफ की वैल्यू है हमारे पास एम जी साइन ऑफ फाई एंड एम जी कॉस ऑफ फाई। बट आपका एम जी कैंसिल हो गया, यू आर लेफ्ट विथ टेंजेंट ऑफ फाई। और एफ बाय आर फ्रॉम दिस रिलेशनशिप इज इक्वल टू योर म्यू, तो म्यू इज इक्वल टू टेंजेंट, म्यू ऑफ एल इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ फाई। तो ये वही रिलेशनशिप है जो हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन के लिए निकला था। ये देखिए म्यू एल इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा, और ये फ्रिक्शन एंगल निकला है म्यू एल इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ फाई, जबकि फाई कहलाता है एंगल ऑफ रिपोज और अल्फ़ा कहलाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो इसका मतलब हम यहाँ ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एंगल ऑफ रिपोज अल्फ़ा इज़ इक्वल टू फाई। तो एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन दोनों क्या हैं, दोनों सेम हैं, दे आर इक्वल, बिकॉज हमारे पास ये टेंजेंट फाई आया था और इसी को हम कह देते हैं यहाँ पे टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा भी आ रहा था, दैट वाज म्यू वाज आल्सो इक्वल टू टेंजेंट ऑफ अल्फ़ा। सो अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर फाई को अल्फ़ा के इक्वल होना पड़ेगा। तो एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ओके, क्विकली अब हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन भी डिफाइन कर देते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज व्हेन वन बॉडी स्लाइड्स ओवर द सरफेस ऑफ द अनदर बॉडी, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी पर स्लाइड करती है। रोलिंग फ्रिक्शन इज व्हेन वन बॉडी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, स्लाइड करेगी तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोल करेगी तो रोलिंग फ्रिक्शन। अब रोलिंग फ्रिक्शन के भी कुछ लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन जैसे थे वैसे लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन थे, तो ऐसे ही लॉज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन भी है। तो बाकी सारे लॉज अलग हैं, बट एक दो लॉज जो हैं वो डिफरेंट हैं, वो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देती हूँ कि फ्रिक्शन जो है, रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन की। ये तो हमें पहले ही पता है। लिमिटिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन भी होता था, लेकिन एडिशनल क्या है, एडिशनल ये है कि ये रेडियस ऑफ द व्हील पर भी डिपेंड करता है। यानी अगर हम इन दोनों को क्लब कर दें तो अब आपके पास रोलिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला होना चाहिए म्यू ऑफ आर, कैपिटल आर बाय स्मॉल आर। कैपिटल आर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, स्मॉल आर क्या है, रेडियस ऑफ द व्हील, और म्यू आर क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। तो यहाँ पर म्यू आर है आपके पास कॉफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो हमारे पास कॉफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन है। अब यानी बाकी रिलेशनशिप्स को देखते हुए हम सिर्फ कहते थे कि जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है या जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन, वो सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करते थे, रेडियस पर नहीं। अब क्योंकि व्हील्स की बात हो रही है तो रेडियस पर कहा जाता है कि ये रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, और वो भी इनवर्स रिलेशन पर। जितना ज़्यादा बड़ा आप व्हील बनाओगे उतना ही कम फ्रिक्शन लगेगा। इसीलिए कहते हैं व्हील्स जो हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्वेंशन थे अपने टाइम की, कि इसने फ्रिक्शन को काफ़ी अमाउंट में रिड्यूस कर दिया था। जो फ्लैट सरफेस आप ले देखिए, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट भी हमारा कम हो गया, यानी कि जो प्रेशर एक्ट करने वाले पॉइंट्स थे वो कम हो गए। तो अगर आप फ्लैट सरफेस लेते हो तो फ्लैट सरफेस के सारे पॉइंट्स आपस में इंटरमोलिकुलर जो भी जंप्स मिल रहे हैं, माउंट्स मिल रहे हैं, वो एक दूसरे को इंटरलॉक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो कॉन्टैक्ट सरफेस था ग्राउंड के साथ वो काफ़ी कम हो गया, और इसलिए इंटरलॉकिंग मॉलिक्यूल्स थे वो भी काफ़ी अमाउंट में घट गए। और यहाँ क्या होता था, यहाँ बॉडी स्लाइड करती थी, यानी कि
आप अगर पुश करेंगे तो ये सारे पार्टिकल्स ऐसे घिस के चलेंगे, इसके साथ घिसट के चलेंगे। तो ये जो एक घर्षण जो मिला है या जो एक फ्रिक्शन जो मिला है एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे, वो यहाँ सर्कुलर मोशन में नहीं आ रहा। यहाँ क्या हो रहा है कि एक पार्टिकल्स यहाँ से डिटैच हो जाएंगे और आगे वालों के साथ कांटेक्ट करेंगे और पीछे वालों के साथ कांटेक्ट तोड़ देंगे। तो यानी कि जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स क्लोज कांटेक्ट में है वो लिमिटेड ही रहेंगे, जबकि यहाँ पर ह्यूज नंबर ऑफ़ कॉन्टैक्ट्स थे, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कांटेक्ट में थे, यहाँ पे नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स कम हो गए। लेकिन सिर्फ फ्रिक्शन क्यों क्रिएट होता है रोलिंग में? क्योंकि तब भी सरफेस की जो शेप होती है वो कुछ इस तरीके की हो जाती है। आपने देखा हो तो जो मेन फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है, यहाँ तो पार्टिकल्स कांटेक्ट में आए हैं, लेकिन जब मोशन शुरू होगा तो जो ये माउंट यहाँ पर हल्का सा बना, इस माउंट की वजह से अपोजिशन फेस करना पड़ा टायर को, तो इसीलिए व्हील्स को फेस करना पड़ा और इसीलिए जो है यहाँ पर फ्रिक्शन क्रिएट हुआ है। बाकी इसका और कोई मतलब कहते हैं कंपेयर करें अगर हम दोनों को, तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन से दिस इज़ मच 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 लेस और बहुत ही फ़ायदेमंद रहता है। बट फ्रिक्शन के बारे में एक और भी चीज़ कहते हैं हम, इट इज़ अ नेसेसरी ईवल। नेसेसरी ईवल क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुछ जगह तो ये काफ़ी बेनिफिशियल है और कुछ जगह पर ये वियर एंड टीयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मशीनरीज़ में वियर एंड टीयर हो जाता है, बहुत सारा वेस्टेज होता है हीट की फॉर्म में, मशीन्स में लुब्रिकेंट्स भी होता है, उनकी एफिशिएंसी भी वेस्ट हो जाती है और काफ़ी पार्ट जो है मशीन्स के वो ख़राब हो जाते हैं, टाइमली उनको रिपेयर करना पड़ता है या उनको चेंज करते रहना पड़ता है। तो डैमेजिंग का बहुत बड़ा रोल होता है फ्रिक्शन का। दूसरा नेसेसरी है। नेसेसरी इसलिए है कि अगर ये नहीं होगा तो हम वॉक नहीं कर सकते, ये नहीं होता तो मशीन काम नहीं करेंगी, ये नहीं होगा तो व्हील्स भी नहीं मूव कर सकते। तो बहुत सारी एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। लेकिन डिसएडवांटेजेस कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लुब्रिकेशन कर देते हैं। हम इसके अंदर फ्रिक्शंस के अंदर कुछ रिड्यूसिंग मेथड यूज़ कर लेते हैं, जैसे हम पॉलिशिंग कर देंगे, हम उसमें बॉल बेयरिंग्स यूज़ कर लेते हैं व्हील्स के अंदर। हम मटेरियल का सिलेक्शन इस तरीके का करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन ना हो, उसके अंदर बहुत ज़्यादा रफ सर्फेसिस ना हो, और उसको हम शेप भी इसी तरीके से बनाते हैं कि वो स्ट्रीम लाइन हो सके, वो स्मूथली रन कर सके। सो ये एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज हैं फ्रिक्शन के और उसे ओवरकम करने के तरीके थे कुछ। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम फ्रिक्शन के कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे। थैंक यू।